रसोई में खड़े खड़े अचानक अंजलि के पेट में जोर से दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि वह खड़े खड़े नीचे गिर गई। उसने जोर से अपनी नंद वैशाली को आवाज लगाई, मगर वैशाली फोन पर व्यस्त थी। उसने अपनी भाभी की आवाज सुनकर कहा, लो फिर से हो गया नाटक शुरू। खैर मुझे क्या, कोई नहीं आएगा तो अपने आप करेगी। इतना कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई और अंजलि किचन में तड़पती रही। दर्द से तड़पती अंजलि ने अपनी सास को आवाज देकर कहा, मम्मी जी मुझे सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप प्लीज इनको फोन कर दीजिए। उसकी सास सुषमा देवी चिल्लाकर बोली, हाँ, जिससे कि तू बाहर से खाना मंगवा ले और घर में कुछ ना करना पड़े। काम तो तुझे ही करना पड़ेगा चाहे जितने नाटक कर। बेचारी अंजलि दोनों हाथों से पेट को पकड़े रसोई में फर्श पर पड़ी रो रही थी। किसी तरीके से खुद ही स्लैब का सहारा लेकर उठी और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपने पति जतिन को फोन किया और कहा, जतिन मुझे आज फिर से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये दर्द कुछ अजीब है जतिन, तुम मुझको डॉक्टर के पास ले चलो। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर जतिन घबरा गया और तुरंत बोला, मैं टैक्सी भेज रहा हूँ, अंजलि वैशाली के साथ हॉस्पिटल आ जाना। जतिन ने टैक्सी बुक करके तुरंत अपनी मां सुषमा जी को फोन किया, मम्मी घर में थोड़ी देर में घर टैक्सी आती होगी, आप अंजलि के साथ वैशाली को अस्पताल भेज देना, अब अंजलि को दिखाना जरूरी हो गया है। सुषमा जी जतिन पर तुरंत भड़क गई, अच्छा बस अब यही तो रह गया है, दर्द का नाटक करो और अस्पताल चले जाओ, हम तो इसके नाटक में इसका साथ नहीं दे सकते। और वैशाली क्यों जाएगी? तभी वहां पर वैशाली आ गई तो सुषमा जी ने वैशाली को देखते हुए जतिन से कहा, वैशाली जतिन तुझे तेरी भाभी के साथ हॉस्पिटल जाने को बोल रहा है। तो वैशाली तुरंत गुस्से में बोली, मम्मी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। जतिन ने गुस्से में कहा, मम्मी वैशाली को फोन दो। और जैसे ही सुषमा जी ने वैशाली के हाथ में फोन दिया तो जतिन ने कहा, वैशाली तेरी भाभी की तबीयत इतनी खराब है और तुझे उसके साथ हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं, टैक्सी बस पहुंचती ही होगी। तो वैशाली ने गुस्से में कहा, अरे जब आप आ रहे हो तो मुझे जाने की क्या जरूरत है, मैंने अपनी सहेली को बोल दिया है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तो जा रही हूँ। वैशाली नाक से की जाने वाली आवाज ने फोन अपनी मां के हाथ में दिया और निकल गई। जतिन ने भी फोन काट दिया और वैशाली को फोन करके कहा, अंजलि तुम अकेली हो, टैक्सी में बैठकर आ जाओ, अस्पताल में तो मैं मिल ही जाऊंगा। अंजलि ने कहा, मुझे सब पता है जतिन, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही आ जाऊंगी, क्योंकि अब दर्द सहा नहीं जा रहा है। दरअसल पहले भी अंजलि को कई बार इस तरह से दर्द उठा था, लेकिन अभी तक अंजलि के इतनी बार कहने पर भी उसे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। हर बार सुषमा जी यही कह देती थी कि जब देखो दर्द का बहाना बनकर बनाकर बिस्तर पकड़ लेती है। कुछ देर में टैक्सी आ गई और अंजलि टैक्सी में बैठकर चली गई। जैसे ही वह अस्पताल पहुंची तो वहां जतिन पहले से खड़ा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि नाक से की जाने वाली आवाज को सहारा देकर उसने टैक्सी से उतारा और सीधे अंदर ले गया। अंदर जाने के बाद वह डॉक्टर से मिले और सारे चेकअप शुरू हुए तो पता चला कि अंजलि को बार बार उठने वाला दर्द अपेंडिक्स का है, जिसको बार बार सुषमा जी गैस और बदहजमी का नाम दे देती थी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ और टेस्ट है, उनकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो दवाई से ही दर्द कंट्रोल में कीजिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। इसके बाद अंजलि जतिन के साथ घर वापस आ गई और घर में घुसते ही सुषमा देवी मानो फट पड़ने के लिए पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। जतिन अंजलि को सहारा देकर अंदर ला रहा था तो सुषमा देवी ने कहा, आ गई, पैसे फूंक कर अब बिस्तर पकड़ लेगी और हम इसकी नौकरी करेंगे, ज्यादा खाएगी तो बदहजमी ही होगी, जाने क्या क्या छुप छुप कर खाती रहती है। जतिन और अंजलि कुछ नहीं बोले, लेकिन सुषमा जी का बोलना जारी था। जतिन उसको पकड़कर उसके कमरे में ले गया और जब बाहर आया तो अपनी माँ से बोला, मम्मी यह बदचश्मी का राग बंद करो, आपकी ऐसी बातों के चक्कर में उसकी बीमारी कितनी बढ़ गई है, आपको एहसास भी है? अरे उसको अपेंडिक्स हुआ है जिसका इलाज ऑपरेशन होता है, अभी तो कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आगे क्या होना है। ये सुनकर सुषमा जी बौखला कर बोली, हाँ यही बाकी रह गया था कि गैस की परेशानी को अपेंडिक्स का नाम दे दो। अपनी माँ की यह बात सुनकर जतिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोच लिया कि अब रिपोर्ट दिखाकर ही बात करेगा। अगले दिन जतिन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और 11 बजे हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आपको अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, वरना दिक्कत बढ़ सकती है, दर्द सहने से अच्छा है कि ऑपरेशन करवा लिया जाए। ये बात घर आकर जब जतिन ने अपनी माँ के सामने कही तो सुषमा जी बोली, देख जतिन, यही ऑपरेशन तेरी मौसी का भी हुआ था,
बिस्तर पर पड़ी रही थी, कितने दिन तक कान खोलकर सुन ले। मेरे बस की नहीं है इस उम्र में बहू की सेवा करना। डॉक्टर का तो काम ही होता है कि झटके में ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। वहां पर बैठी हुई वैशाली ने भी कहा, भैया मुझे तो पता ही नहीं कैसे ख्याल रखा जाता है। आप भाभी से कहो कि अपने मायके चली जाए। जतिन अपनी बहन का चेहरा देखता ही रह गया। वह जानता था कि इनको समझाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए जतिन चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। तो उसको परेशान देखकर जतिन ने कहा, जतिन मैं अपनी भाभी से ही बात करती हूँ, अगर वह यहाँ आ जाएगी तो सब हो जाएगा। कम से कम मेरी भाभी इन लोगों की तरह तो नहीं है। जतिन ने लंबी सांस लेकर कहा कि हाँ ठीक है, तुम उनको बुला लो, यही ठीक रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी अंजलि की मेरी माँ और बहन ऐसा करेंगे। अंजलि ने कहा कि तुम्हें उम्मीद हो या ना हो जतिन, मुझे तो इनसे यही उम्मीद है। मैं कितनी बार दर्द में तड़पी मगर इन्होंने मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। इन्होंने मेरा दर्द का मजाक बनाकर रख दिया, जबकि यह एक गारी गंभीर बात थी। कहते कहते अंजलि ने अपनी भाभी को फ़ोन कर दिया और भाभी के फ़ोन उठाते ही उसकी उनको सारी बात बताई। भाभी आप आ जाओगी तो अच्छा रहेगा, मैं तो इन दोनों माँ बेटी से कुछ कह भी नहीं सकती। अंजलि की भाभी श्वेता तुरंत बोली, अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी से कहिए बस आपके ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं तुरंत आ जाऊंगी। दरवाजे पर कान लगाए वैशाली सब कुछ सुन रही थी। वह सीधा अपनी माँ के पास गई और बोली, मम्मी भाभी ने तो मायके से अपनी भाभी को आने को कह दिया। तो सुषमा जी ने मुंह तिरछा करके कहा, बुलाने दे, हमें क्या, इसमें हमारा तो फायदा ही है, सारे काम वही करेगी, तुझे और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर तो वैशाली भी हंसकर बोली, हाँ मम्मी यह सही कह रही हो, जब इनकी भाभी आ जाएगी तो भला हम क्यों काम करें। उधर जतिन ने डॉक्टर से बात करके जल्दी ही ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया और तीसरे दिन जब वह ऑपरेशन के लिए अंजलि को लेकर हॉस्पिटल चला गया तब उसकी भाभी श्वेता भी उसके भाई अजय के साथ वहां आ गई। डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे और वह लोग बाहर खड़े रहे। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो जतिन ने एक लंबी सांस ली। उधर सुषमा जी और वैशाली घर पर आराम से पिज्जा ऑर्डर करके खा रहे थे। 2 दिन बाद अंजलि भाभी के साथ घर वापस आई तो सुषमा जी ने कहा, हमें तो बहुत फिक्र हो रही थी बहू तेरी, चलो सब अच्छे से हो गया। ये भी अच्छा है कि ख्याल रखने के लिए तेरी भाभी आ गई है। श्वेता ने उनको तिरछी नजरों से देखा और अंजलि को अंदर ले गई। वैशाली ने अपनी माँ से कहा, देखा मम्मी उनकी भाभी आपको किस तरीके से देख रही थी। तो सुषमा जी ने मुंह टेढ़ा करके कहा, देखने दे, यह उसकी नंद का घर है, यहाँ अकड़ से काम नहीं चलेगा। अंजलि और श्वेता आप कमरे में थे और जतिन रसोई में चाय बना रहा था। सुषमा जी ने जाकर कहा, अरे जतिन तू यहाँ क्या कर रहा है। तो जतिन ने कहा कि चाय बना रहा हूँ श्वेता भाभी के लिए। ये सुनकर तो सुषमा जी की आंखें फटी रह गई और वह गुस्से में बोली, अब क्या तू इसकी भाभी के लिए चाय बनाएगा? तू क्या इसका नौकर है? अरे यह उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है? तो जतिन ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, मम्मी नौकर तो वह भी हमारी नहीं है जो 3 दिन से अंजलि के साथ अस्पताल में है और अब यहाँ भी आकर उसकी देखभाल कर रही है। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? लीजिए आपकी चाय। इतना कहकर जतिन ट्रे में चाय लेकर अपने कमरे में चला गया और सुषमा जी देखती ही रह गई। अब तो उनके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनकी बहू की भाभी के लिए चाय बना रहा था। वैशाली ने भी कान भरना शुरू कर दिया, देखो मम्मी हमसे तो भैया ने एक बार भी अस्पताल आने के लिए नहीं कहा, एक तो उनकी भाभी को बुला लिया, अब वह ऊपर से उनकी नौकरी भी कर रहे हैं, तो फिर इनको बुलाया ही क्यों है? ये घर तो हमारा है ना, हम अपने आप देख लेते। सुषमा जी ने गुस्से में मुठ्ठियां भीते हुए कहा, इसे तो मैं बताऊंगी जो अपनी जोरू के साथ साथ उसकी भाभी की भी गुलामी कर रहा है। ऐसी चाल चलूंगी कि इसकी भाभी के पैर ही उखड़ जाएंगे। बड़ी आई नंदोई से सेवा करवाने वाली, मुझे तो शुरू से ही लगता था कि यह लोग बहुत चालाक हैं। दोनों माँ बमन ही मन झुलस कर राख हो रही थी और श्वेता ने अंजलि की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले ली थी। रात के समय श्वेता ने अंजलि के लिए खिचड़ी तैयार की तो जतिन ने कहा, भाभी सबके लिए खिचड़ी ही बना लो। तो बाहर से सुषमा जी ने कहा, हम लोग खिचड़ी नहीं खाएंगे। अरे मरी तेरी बीवी हुई है या हम? तभी वैशाली ने कहा, भैया भाभी से कह दो कि हमारे लिए आलू के पराठे बना दे और साथ में चटनी भी। लेकिन जब कुछ ही देर में दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आया तो वैशाली ने कहा, अरे भैया कुछ मंगवाया है क्या? तो जतिन ने कहा, हाँ आलू के पराठे मंगवाए हैं। ये सुनकर तो सुषमा जी का माथा चढ़ गया। अरे आलू के पराठे घर में बनाने को कहा था, बाहर से मंगवाने को नहीं। तो जतिन ने धीरे से कहा, मम्मी भाभी 3 दिन से अंजलि के साथ अस्पताल में थी,
उनको भी तो आराम चाहिए। ये सुनकर सुषमा जी जोर से चिल्लाई, तो फिर उसके आने का क्या फायदा? जब हमारे लिए कुछ बना नहीं सकती तो तुमने उसको बुलाया क्यों है? ये सुनकर अंजलि माँ को गुस्से में देखकर दबी जुबान में बोला, मम्मी धीरे बोलो, भाभी हमारे घर में मेहमान हैं, सुन लेंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। अरे वो अंजलि के लिए आई थी तो अंजलि का ख्याल तो रख रही है ना। ये सुनकर सुषमा जी का मुंह बंद तो हो गया मगर उनके कान में शोले भड़क रहे थे। ऊपर से वैशाली ने धीरे से कान में कहा, मम्मी देख लो अपनी बहू को, अपनी भाभी को बुलवाकर कैसे रंग ढंग दिखाए जा रहे, इनको यहाँ से जल्दी से चलता करो, वरना ये दोनों ननंद भाभी तो भैया को पूरा का पूरा गुलाम बनाकर रख देंगे। दोनों माँ बाप के मन में अब कुछ पल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। श्वेता जब भी रसोई में खाना बनाती थी तो कभी सुषमा जी तो कभी वैशाली का आदेश शुरू हो जाता था। बीच में ही कभी सुषमा जी कहती थी कि बहू चाय बनाकर दे दे, तो कभी वैशाली कहती, अरे भाभी मैं ये पराठे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो मैगी बना देना। श्वेता को दिक्कत हो रही थी क्योंकि पहले ही अंजलि के लिए अलग खाना बनता था और ऊपर से दोनों माँ बाप अपनी अलग अलग पसंद थोप रही थी। सच तो ये था कि दोनों श्वेता को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रही थी। 2 दिन तक तो श्वेता ने सब किया, लेकिन तीसरे दिन जब श्वेता अंजलि के लिए खिचड़ी बना रही थी तो सुषमा जी की आवाज आई, अरे बहू चाय तो दे दे, नाश्ता तो पता नहीं कब तक मिलेगा, पहले तो उस महारानी का ही खाना बन जाए, हमारी गिनती तो कहीं है ही नहीं। ये बात सुनकर श्वेता तिलमिला गई और नाक से की जाने वाली आवाज इतने में वैशाली भी बोली, अरे भाभी आज मुझे तो सैंडविच खाने का मन कर रहा है। श्वेता ने वैशाली को अपनी बात पूरी करने ही नहीं दी और तुरंत काट कर बोली, वैशाली तुम मौसी जी के लिए चाय बना लो और अपने लिए सैंडविच भी बना लो, मैं दीदी का खाना बना रही हूँ और जीजा जी का टिफिन भी लगा रही हूँ। ये सुनकर तो वैशाली जैसे जलकर कोयला ही हो गई, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने गुस्से से सुषमा जी की तरफ देखा और दंदनाते हुए रसोई में आकर बोली, यह क्या तरीका है आपका? मैं आपकी नंद की नंद हूँ, आप मुझसे ऐसी बात कर नहीं कर सकती। अरे अगर बनाना नहीं चाहती तो यहाँ आई क्यों हो? ये सुनकर एक पल को तो श्वेता का चेहरा उतर गया, फिर उसने तुरंत कहा कि मैं यहाँ अंजलि दीदी का ख्याल रखने आई हूँ और अच्छे से रख भी रही हूँ। मुझे नहीं लगता आप दोनों में से कोई भी मरीज है जो खुद का इतना भी ख्याल नहीं रख सकता कि सैंडविच बना ले। इतना कहकर श्वेता प्लेट में अंजलि का खाना लेकर अंजलि के कमरे में चली गई। अंजलि भी सब सुन रही थी। उसने अपनी भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो बोली, भाभी आपको मेरी ससुराल में क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मैं बस जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो श्वेता ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, मुझे तो कुछ दिन में चले जाना है तो क्या फर्क पड़ता है। उसने श्वेता को सहारे से उठाया और कहा कि अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। अंजलि ध्यान से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों की उदासी अंजलि से छुप नहीं रही थी जो कि अपमान के कारण थी। उधर वैशाली ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी अब बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा, हम तो अपने ही घर में बेगाने से हो गए हैं। ऐसे ही दिन निकलते रहे और 3 दिन बाद जब जतिन ऑफिस चला गया और श्वेता छत पर कपड़े सुखाने चली गई तो अंजलि को वैशाली के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अरे ये क्या हुआ मम्मी, आपको किसने बंद कर दिया? अंजलि उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। उसने धीरे से उठने की कोशिश की और बाहर आई तो देखा वैशाली बाथरूम के बाहर खड़ी दरवाजा पीट रही थी और अंदर से सुषमा जी चिल्ला रही थी, अरे कोई निकालो मुझे घबराहट हो रही है, अरे किसने बंद कर दिया मुझे? अंजलि ने पास जाकर कहा, वैशाली खोल क्यों नहीं देती, मम्मी बाथरूम में क्यों बंद है? तो वैशाली चिल्लाकर बोली, अरे ध्यान से देखो आंखें फाड़कर, किसी ने मम्मी को बंद करके ताला लगा दिया है। बाथरूम के दरवाजे पर ताला लगा देखकर अंजलि हैरान रह गई। इतने में श्वेता छत पर से नीचे आई तो वैशाली ने उसको देखते ही कहा कि मुझे तो लग रहा है तुम्हारी भाभी ने ही ताला लगाया होगा, देखा था मैंने कि चाय के ऊपर कैसे मेरी माँ को सुना रही थी। मम्मी जब भी कोई काम कहती है तो यह मना कर देती है, शायद उसी का बदला ले रही है। ये सुनकर श्वेता बौखला गई और गुस्से में बोली, पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने मना कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मौसी जी को बाथरूम में बंद कर दूंगी। उधर अंदर से सुषमा जी की रोने की आवाज आने लगी तो वैशाली ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, अभी भैया को फोन करती हूँ, वही कुछ करेंगे। तो अंजलि ने कहा कि अरे चाबी लूडो ना, इसकी ताला किसने लगाया है? तो वैशाली ने तिरछी नजरों से श्वेता को देखकर कहा, चाबी इनसे पूछो जिन्होंने ताला लगाया है। कहते हुए वैशाली ने जतिन को फोन कर दिया, पता नहीं भैया किसने मम्मी को बाथरूम में बंद कर दिया है और ताला लगा दिया है।
जतिन ने गुस्से में कहा, अरे ताला तोड़ दो। तो वैशाली ने कहा, भैया हमसे तो ताला ही नहीं टूट रहा है और मम्मी भी अंदर घबरा रही है। कहीं मम्मी की तबीयत ना खराब हो जाए, कहीं मम्मी को हार्ट अटैक ना आ जाए। ये सुनकर जतिन घबरा गया और जल्दी से घर आ गया। और इतनी नाक से की जाने वाली आवाज़ देर तक सुषमा जी अंदर से आवाज़ देती रही और रोती रही। उसने घर आते ही सबसे पहले ताला तोड़ा और सुषमा नाक से की जाने वाली आवाज़ जी को बाहर निकालकर कहा, ये सब किसने किया वैशाली? तो वैशाली ने तुरंत अंजलि की भाभी श्वेता पर इल्जाम लगा दिया, जिससे अंजलि दहाड़ पड़ी। मेरी भाभी पर इल्जाम मत लगाओ। वैशाली यह क्यों नहीं कहती कि तुमने मेरी भाभी से बदला लेने के लिए ही अपनी मां को बंद कर दिया? वैशाली ने तुरंत अपने भाई की तरफ देखकर कहा, देखो दोनों कैसे एक हो गई हैं और मुझे बुरा बना रही हैं। अरे मैं भला अपनी मम्मी को क्यों बंद करूंगी? देखो मम्मी की सांस कैसे फूल रही है भैया, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब तो जतिन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब किसने किया, मगर जानता था कि कोई तो है जो घर का है और जिसने मां को ताले में बंद किया। अगले ही दिन अंजलि ने कहा कि भाभी आपने मेरी बहुत सेवा कर ली, मगर अब मैं आप पर और बोझ नहीं डाल सकती। मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है। आज आपको जतिन आपके घर आपको घर छोड़कर ऑफिस निकल जाएंगे। भैया इतने दिन से अकेले रह रहे हैं घर पर, अब आप भैया का ख्याल रखिए। श्वेता ने कहा कि अरे अंजलि वहाँ तो मम्मी है ना। तो अंजलि ने कहा, नहीं भाभी अब मैं ठीक हूँ। फिर तो श्वेता ने अपना बैग पैक कर लिया और जतिन के साथ निकल गई। दोनों माँ बाप खुश होने लगी और कमरे में जाकर बात करने लगी। वैशाली ने खुशी के मारे उछलते हुए कहा, अपनी माँ से कहा, देखा माँ मेरी ट्रिक काम कर गई ना, चली गई ना इनकी भाभी। और देखा कैसे अपनी भाभी पर इल्जाम आते ही भाभी की तबीयत भी एक दिन में ठीक हो गई। तो सुषमा जी ने भी हंसते हुए कहा, और मेरी एक्टिंग भी तो बढ़िया थी, अच्छा नाटक किया था ना मैंने, देखा था ना जतिन मेरी कितनी फिक्र कर रहा था, मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रही थी। अब देखती हूँ मेरा बेटा मेरा पल्लू छुड़ाकर कैसे जाता है। दोनों माँ बेटी अपनी चाल की सफलता पर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जानती नहीं थी कि यह सब कुछ कहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दरअसल अपनी भाभी के जाने के बाद रसोई में अपने लिए पानी गर्म करने जा रही थी अंजलि, और तभी उसने दोनों माँ बाप के हंसने की आवाज़ सुनी थी। तो जिज्ञासावश उसके कदम उनके कमरे की तरफ बढ़ गए थे। अंजलि पानी लेकर कमरे में चली गई और दोनों माँ बाप बेफिक्री से जमकर श्वेता की बुराई करने लगी। सारी बातें सुनकर अंजलि का मन में जैसे ज्वालामुखी फटने को तैयार था। उसने अपने गुस्से पर काबू रखकर शाम तक जतिन के आने का इंतजार किया, और जैसे ही जतिन आया तो वैशाली ने कहा, भैया आज तो बाहर खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो सुषमा जी ने भी कहा, हाँ मेरा मन तो शाही पनीर और गुलाब जामुन खाने का कर रहा है। जतिन ने दोनों को देखा, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही अंजलि बाहर आकर बोली, भाभी के सामने तो आप दोनों को बाहर का खाना खाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और अब बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। वैशाली ने तुरंत मुंह बनाकर कहा कि हमारा मन इससे आपको क्या, आप जाकर अपनी खिचड़ी खाओ और अपनी भाभी की बात तो मत करो। मेरी माँ को बाथरूम में बंद कर दिया और आप भी जानती थी कि आपकी भाभी ने किया है, इसीलिए तो अपनी भाभी को वापस भेज दिया, कहीं आपका भेद न खुल जाए। ये नाक से की जाने वाली आवाज़ सुनकर जतिन को बहुत गुस्सा आया, मगर उससे पहले ही अंजलि ने आगे बढ़कर वैशाली के गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि नाक से की जाने वाली आवाज़ उसकी आवाज़ गूंज गई। सुषमा जी जोरदार आवाज में चिल्लाए, बहू ये क्या बदतमीजी है, नंद को थप्पड़ कैसे मारा? तो अंजलि ने कहा कि मैं रिश्ते में आपसे छोटी हूँ मम्मी जी, वरना इस थप्पड़ की हकदार तो आप भी हो। ये सुनकर तो जतिन हक्का बक्का रह गया और पूछने लगा कि अरे अंजलि हुआ क्या है जो इतनी भड़क गई हो? हाँ माना वैशाली की गलती है, लेकिन मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रही हो? तो सुषमा जी ने भी कहा कि हाँ देख ले बेटा, इसकी तमीज यही संस्कार है इसके, ये तो हमारे घर की लायक ही नहीं थी। ये सुनकर अंजलि चिल्लाए, मैं आपके लायक नहीं थी या आप लोग मेरे ही लायक नहीं थे? जतिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह तो अंजलि को इतना गुस्से में देखकर हैरान था। अंजलि ने जतिन से कहा, जतिन हैरान मत हो, जो मैं कर रही हूँ ना वही आप भी करते, अगर आप वह सब देख लेते जो मैंने सुबह देखा था। ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तो जतिन ने भी पूछा, ऐसा क्या देख लिया था तुमने? तो अंजलि ने गुस्से से भरी लाल आंखों से दोनों माँ बाप को देखते हुए अपने फोन से वह वीडियो निकालकर सामने रख दिया जो उसने सुबह रिकॉर्ड किया था, जिसमें दोनों माँ बेटी अपनी 4 साल का जश्न मना रही थी और खुश हो रही थी कि कैसे अंजलि की भाभी को झूठे इल्जाम में फंसाकर अपमानित किया और कैसे कह रही थी कि दोनों नंद भाभी मिली हुई हैं।
पूरा वीडियो देखकर जतिन के चेहरे का रंग बदल गया। अब उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह गुस्से से भरी आंखों से अपनी माँ और बहन को देख रहा था। सुषमा जी हकलाते हुए बोली, अरे बेटा, ये सब झूठ है। पता नहीं इसने किससे यह वीडियो बनवाया होगा हमें फंसाने के लिए। फिर तो जतिन गुस्से में फट पड़ा। मम्मी, आप साबित क्या करना चाहती हो कि सारी चाल अंजलि ही चल रही है और आप लोग बहुत सीधे हो? तो वैशाली ने अपने भाई से कहा कि हाँ, चाल तो तुम्हारी बीवी चल रही है भैया। कैसे चालाकी से अपनी भाभी को बुला लिया। जब यह एडमिट थी तो आपने हमें हॉस्पिटल तक आने के लिए भी नहीं कहा। सब कुछ उनकी भाभी ने किया और हमें तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं और इल्जाम लगा दिया कि हम इनका ख्याल नहीं रखते। अब तो जतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे तुम्हें हॉस्पिटल आने के लिए मुझे कहना पड़ेगा क्या? क्या ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी? अरे इसकी भाभी को तो इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था कि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे। शुक्र करो कि तुम्हारी ऐसी हरकत पर भी इसकी भाभी ने कुछ नहीं कहा। मैं आज तक चुप था मगर अब चुप नहीं रहूंगा। शर्म आ रही है तुम्हारी यह हरकत देखकर। तुम दोनों ने इसकी भाभी की बेइज्जती करने के लिए इतनी गंदी हर साजिश कर डाली। आज तुम दोनों मेरी नज़रों में गिर गए हो। तभी अंजलि ने भी कहा, मम्मी जी, जब से मैंने आपके मुंह से ये सब सुना है ना कि मैं आपके बेटे को मुट्ठी में कर रही थी, मुझे तो आपकी सोच पर शर्म आ रही है। ऐसे संस्कार नहीं दिए मेरे माँ बाप ने। मुझे सबका दिल जीतना आता है, मुट्ठी में करना नहीं। जतिन, आज से मैं ऊपर रहूंगी और यह सब लोग नीचे। जब ये लोग मेरे इतने बुरे वक्त में काम नहीं आए और मेरी भाभी के साथ इतनी घटिया हरकत की तो फिर मैं इनके साथ नहीं रह सकती। अब से ये लोग अपना काम खुद करेंगे। जतिन ने भी कहा, हाँ ठीक है, इनके लिए यही सजा सही रहेगी। और अगले ही दिन से जतिन ने घर के ऊपरी हिस्से में अपने रहने का इंतजाम कर लिया। सुषमा जी जिस बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती थी, आज वह बेटा उन्हें अपना चेहरा दिखाने को भी तैयार नहीं था। जतिन ऑफिस से आते हुए सीधा ऊपर चला जाता था। उसके 2 पल के लिए भी अब दोनों मोहब्बत तरस गई थी। अब उन्हें नाक से की जाने वाली आवाज़ अपनी हरकत पर अफसोस हो रहा था, मगर वक्त निकल चुका था। वह जानती थी कि अब अंजलि उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी।